हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का नाम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जब चार्ज रुका हुआ हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, तब हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि चार्ज कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, किसी चार्ज को अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को रख देते हैं तो वो अपने आसपास कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ गया तो वो ऑब्जेक्ट किसी अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे आता है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेसिकली सपोज दैट ये Na है, तो Na के पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन ही है, तो अभी ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो अभी इस पर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस 1e का क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स देन इट गेट्स चार्ज्ड। ओके। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके। और एक बेसिक प्रॉपर्टी याद रखिए, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव को भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे अब करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है SI यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम और एम्पियर इंटू सेकेंड। ये एम्पियर इंटू सेकेंड कहाँ से आया? आप एक बार देख लीजिए। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q का जो फार्मूला आएगा दैट इज आई टी, एंड द यूनिट ऑफ I इज एम्पियर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड बोलिए चाहे कूलम बोलिए, दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। एक और चार्ज की यूनिट होती है दैट इज नोन एज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको स्टेट कूलम भी कहते हैं। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आप इसको एक बार में सीख लीजिए, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 कूलम चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रैक्टिकल पर्पज से हम लोग मिली कूलम यूज करते हैं, माइक्रो कूलम भी यूज करते हैं, नैनो कूलम और पिको कूलम यूज करते हैं। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। मिली बेसिकली एक प्रीफिक्स है। मिली जिसके भी पहले आ जाता है तो वो 10 टू द पावर -3 आ जाता है। जैसे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 मिलीग्राम दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो ऐसे 1 मिली कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम एंड 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो ये सब प्रीफिक्स जानते रहिए, मिली, माइक्रो, नैनो, किलो, ये सब प्रीफिक्स के बारे में आप लोगों ने पहले ही स्टडी कर रखा होगा। ओके। तो हमने क्या पढ़ा कि चार्ज की यूनिट जो है वो कूलम होती है या ESU भी होती है, और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। याद रखें ESU को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो ESU को हम लोग फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। याद रखिए इस बात को, ESU इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन। ओके। नेक्स्ट, amount of charge is detected by a device called gold leaf electroscope। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक्चुअली क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक ऐसे रॉड होता है, ऊपर नॉब होती है, और इसमें रॉड में दो गोल्डन लीफ लगी होती है। लीफ मीन्स ऐसे दो प्लेट्स लगी होती हैं, गोल्डन लीफ। जब हम इसके पास किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं इस नॉब के पास में, जैसे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो ये दोनों लीफ्स डाइवर्ज हो जाती हैं। ये दोनों लीफ्स क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं।
मतलब कुछ ऐसे हो जाती हैं। चार्ज जाने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाती हैं लीप्स, ये दूर दूर हो जाती हैं ऐसे। तो इनकी डाइवर्जेंस, अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस के हिसाब से हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको गेस करते हैं कि वो कितना चार्ज है। अगर ये डाइवर्जेंस ज़्यादा हो रहा है तो अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। तो बेसिकली आप इसका नाम याद रखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, किसी बॉडी पर अमाउंट ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज, यहाँ से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे आपके। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? पहली प्रॉपर्टी की चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और इसको ऐड करने के लिए आप सिंपल सी अर्थमेटिक्स लगा सकते हैं। 2 कूलम प्लस 3 कूलम क्या हो जाएगा? 5 कूलम हो जाएगा। इसमें आपको वेक्टर लॉ को लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लो एक सिस्टम है, इस सिस्टम पर यहाँ -2 कूलम चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है, +6 कूलम चार्ज है। तो अगर इसमें हमें नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो 6 और 5 11 और -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग अर्थमेटिक यूज करके स्केलर क्वांटिटी, इसको चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। याद रखेंगे इस बात को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ड स्मॉल ई इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज। ओके, तो चार्ज इज क्वांटाइज मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो इसी ई का या तो 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्यू कह दूं, वो क्या होगा? ई का n टाइम्स होगा, ई का n टाइम्स होगा, n टाइम्स ऑफ ई, वेयर ई इज फंडामेंटल चार्ज एंड व्हाट इज n? n इज द नंबर, इंटीग्रल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 5 6 एंड सो ऑन होगी। ये पॉइंट में नहीं हो सकती वैल्यू, ये एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से दूसरे बॉडी में चले गए, ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रॉपर्टी को इसी प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसमें आप ये फार्मूला याद रखेंगे, Q इक्वल टू यानी वेयर Q इज चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, N is number of electrons. What is N? Number of electrons. And what is E? Fundamental charge. Okay? What is E? Fundamental charge. हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर, एक नई स्लाइड लेकर के। देखो जैसे सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है A और ये है एक ऑब्जेक्ट B। अगर ये ऑब्जेक्ट A 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ऑब्जेक्ट B को, तो इस ऑफकोर्स इस ऑब्जेक्ट ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से कितना चार्ज आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन के लूज करने से 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करने से 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के लूज करने से 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाता है। तो सपोज दैट कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? n इक्वल टू हो गया 2, Q इक्वल टू Na एंड E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दिस विल बिकम व्हाट? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज की वैल्यू है
4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या किसी ऑब्जेक्ट पर इतनी चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं? अगर हमें इसको चेक करना है, अगर मुझे इस पर चेक करना है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पर 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ सकता है, तो इसको चेक करने के लिए हम n की वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट q इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या होगा, q बाई ई होगा। q की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और स्मॉल e की वैल्यू आपको याद होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 डिवाइडेड बाई 1.6, दिस विल बिकम 40/16, दिस विल बिकम 10/4, दैट मीन्स 2.5। इसका मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस पर इतना चार्ज आया। तो n की वैल्यू क्या 2.5 पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। येट n कैन नॉट बी इक्वल टू 2.5, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, ऐसे पॉइंट में n नहीं आ सकता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज नहीं हो सकता। किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, या तो 10 गुना 20 गुना 50 गुना ऐसे होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आएगा ये नंबर, ठीक है। चले आगे देखते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये हो गया हमारा पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तीसरा देखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत जगह आपने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्या, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। आपको सुनना है ध्यान से, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम है, सपोज दैट ये कोई सिस्टम है, सपोज दैट एक सिस्टम है, इसके पास टू कूलम, 5 कूलम एंड -3 कूलम के 3 पॉइंट चार्ज है, और इस सिस्टम में कुछ चेंज लाया गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ पर कितना नेट चार्ज था, 5 to 7 -3 4 कूलम नेट चार्ज था। तो इसमें कुछ चेंज लाने के बाद भी इस सिस्टम में इतना ही चार्ज रहेगा, 4 कूलम का भी चार्ज रहेगा। टोटल चार्ज की वैल्यू कभी बदलती नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी प्रीवियसली जितना चार्ज था, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। दैट मीन्स किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, वो कंजर्व होता है, उसको हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे समझिए, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी तो लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, और ए से बी पर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास बी पर आ गया। इसका मतलब बी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ए का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस पर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, और उसका मास क्या होता है, उसका मास इंक्रीज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और उसका मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो जाता है, जबकि निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए हुए रहते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की याद रखिए। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एंड चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ओके। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं, रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तब जाकर के दोनों ऑब्जेक्ट पर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स को एनसीईआरटी में देखा होगा, सुना होगा कि एक सिल्क को रॉड, ग्लास के रॉड पर हम लोग जब इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फ्रिक्शन से, बाय फ्रिक्शन से, जो काम वाला एग्जांपल कि अगर हम काम को जो है अपने ड्राई हेयर पर ऐसे रब करते हैं, तो उस काम पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा है कंडक्शन मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। आप ऐसे समझिए कि सपोज दैट 2 स्फीयर हैं और आइडेंटिकल स्फीयर हैं। आइडेंटिकल स्फीयर मीन्स इनका साइज और शेप एकदम एक जैसा है, एकदम डिक्टो सेम है। ये आइडेंटिकल स्फीयर हैं,
और इस पर चार्ज की वैल्यू है Q1 और इस पर चार्ज की वैल्यू है Q2 और ये मान लेते हैं 10 कूलम है और ये है 5 कूलम। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे टच कराता हूं तो क्या होगा? ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो कंडक्शन होगा, चार्ज ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, 10 कूलम का चार्ज इसमें जाएगा और ये तब तक कंडक्शन होता रहेगा जब तक क्या हो जाएगा, जब तक दोनों में चार्ज इक्वल ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड। अगर हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे स्फीयर से कनेक्ट कराते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है। तो मान लीजिए ये न्यूट्रल था शुरू में, मान लो सपोज दैट ये न्यूट्रल था और ये चार्ज था, तो कांटेक्ट कराएंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। और याद रखें, अगर दो स्फीयर आइडेंटिकल हैं तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आधा आधा होता है। जैसे सपोज दैट ये है 10 कूलम का कोई स्फेरिकल कंडक्टर और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब मैं दोनों को कनेक्ट कराता हूँ, दोनों को वैसे कांटेक्ट कर देता हूँ, टच कर देता हूँ। अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और चूंकि दोनों सेम है तो टोटल चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 10। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन 5 कूलम का चार्ज इस पर आ जाएगा और 5 कूलम का चार्ज इस पर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों चार्ज का जो टोटल होगा उसका आधा यहाँ आ जाएगा और इसका आधा यहाँ आ जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज कंडक्शन मेथड। चार्ज कंडक्ट करके एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर जा रहा है। और तीसरा मेथड है इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और इसके पास मैं एक न्यूट्रल स्फीयर रख देता हूं, तो इसके प्लस पे इसके पास वाले उस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। और इसके अब यहां पर माइनस है तो इंडक्शन के थ्रू इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके आओगे तो उस पर उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज उसके पास वाले सरफेस पर अपने आप डेवलप हो जाता है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। ये याद रखिएगा, आप बस नाम सुन रहिए, आगे और ये टर्म्स मिलेंगे आपको इंडक्शन मेथड। हाँ, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg इलेक्ट्रॉन? अब देखिए पूछा क्या आपसे? अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज में क्या पूछ रहा है? क्यू पूछ रहा है। क्यू कब आएगा? क्यू तब आएगा जब आपको क्यू का फार्मूला क्यू इक्वल टू एन ई की वैल्यू तो हमें पता है, मतलब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड हो जाए कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो वी नो दैट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 kg। 1 kg मतलब बहुत ज्यादा, ये तो बहुत कम मास होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 kg में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर लेंगे। 1 kg डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये कैंसिल हो गया। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 ऊपर चला जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्यू इक्वल टू यानी एन 1.1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा वैल्यू, जो भी आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो हो जाएगी चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोसेस बाई 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कभी भी चार्ज की वैल्यू पूछता है तो आप पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज आता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि 1 कूलम चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड n इन 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो मुझे चार्ज की वैल्यू दिया है कितना कूलम? 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई ई। Q की वैल्यू है 1 कूलम और E की वैल्यू कितना होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19 कूलम। कूलम इज कैंसिल्ड बाय कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो आप कहेंगे कि यहाँ n की वैल्यू पॉइंट में कैसे आ रही है। एक्चुअली ये n की वैल्यू पॉइंट में नहीं है, इसके आगे आप 18 जीरो लगाएंगे तो ये पॉइंट उधर लग जाएगा तो 16 जीरो बचेंगे। ये तो बस साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, तो कभी ना सोचें कि ये नंबर डेसिमल में है, डेसिमल में नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक बॉक्स में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया जाए तो इस जो इतने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज मिला करके कितना चार्ज होगा, 1 कूलम। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करने के लिए आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर +1 कूलम का चार्ज है, इस बात का क्या मतलब है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर +1 कूलम का चार्ज है, इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट ने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, लूज किया होगा, तभी तो इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आया। कुछ लोग सोचते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से 1 कूलम का चार्ज आ जाता है। नहीं, 1 कूलम का चार्ज आने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से +1 e का चार्ज आता है। +1 e मतलब +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, अभी एडवांस टॉपिक की तरफ लोग बढ़ेंगे। कूलम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कूलम्स लॉ क्या होता है? इट इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। पहली सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच, आपको पता है ना, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कितने फोर्स से कोई चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कूलम्स लॉ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कूलम्स लॉ का यूज करते हैं। तो आप ये समझिए कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कूलम्स ने अपने लॉ में यही बताया था। तो आप ये मानिए कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। और कहाँ पर रखे गए हैं, अभी फिलहाल एयर में रखे गए हैं। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू इन तीन बातों पर डिपेंड करती है। किस पर, दोनों चार्जेस की वैल्यू पर, उनके बीच की डिस्टेंस पर, और ये पूरा सिस्टम किस मीडियम में रखा गया है, ये पूरा सिस्टम किस मीडियम में रखा गया है उस पर भी डिपेंड करता है फोर्स की वैल्यू। तो कूलम्स का फर्स्ट पॉइंट, कूलम्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो फोर्स होता है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इन दोनों चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही सिंपल सा मतलब होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जो एफ होता है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है कूलम्स लॉ। दैट मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब अगर मैं उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स बहुत तेजी से घटेगा। एफ, सपोज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये भी कह रहा है r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर r को 2 गुना करेंगे तो फोर्स आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर फोर्स को 2 टाइम्स करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तेजी से घट रहा है, r बढ़ाने से यहाँ भी फोर्स घट रहा है, r बढ़ाने से यहाँ भी फोर्स घट रहा है, लेकिन यहाँ पर तेजी से घट रहा है। तो याद रखिए इसका मतलब क्या होता है, f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का मतलब अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिए तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिए तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दोनों को मिला के लिख दिया, ये Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स
बिटवीन द टू चार्जेस, और यहाँ पर के बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि कांस्टेंट है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एफ डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कभी अगर पूछा जाए कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे दोनों चार्जेस की वैल्यू पर, उनके बीच की डिस्टेंस पर, और ये पूरा सिस्टम किस मीडियम में रखा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कि जो कांस्टेंट के था, अभी वो आपने जो यहाँ फार्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसमें के जो है, के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। अगर मैं के का फार्मूला निकालूंगा यहाँ से, एक सेकेंड, अगर यहाँ से आप के का फार्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2, यही आएगा ना, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। के की यूनिट क्या होगी, देखो एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर डिस्टेंस है उसकी यूनिट हो गई मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं तो Q1 का यूनिट कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। तो ये होती है कांस्टेंट की यूनिट, मतलब कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन की, वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कुलाम स्क्वायर। ये याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कुलाम स्क्वायर। यहाँ से मुझे इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, उसकी परमिटिविटी कितना है, वो कितना अलाउ करता है, वो चार्ज को कितना अलाउ करता है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपान 1, और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 नीचे हो जाएगा, और यूनिट भी पलट जाएगी, कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पाई को उधर भेज दिया, तो दिस विल बिकम 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई। ओके, इसको जब सॉल्व किया तो मुझे मिला वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू याद रखें। देखिए, के की यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती है। के की यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जस्ट एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो आप देखिए, के की यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कुलाम स्क्वायर, जबकि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये है कुलाम्स लॉ। अगर आप इस पर कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेना चाहते हैं तो देखिए ऐसे होगा, सपोज दैट 1 कुलाम का चार्ज और दूसरा भी 1 कुलाम का चार्ज, और दोनों +1 कुलाम के चार्ज, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होती है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। तो और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज दैट 1 मीटर ले लेता हूं मैं। ओके, तो फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन में सभी यूनिट एसआई में ही रख करके करनी चाहिए। के की वैल्यू मैंने क्या पढ़ा पीछे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 कुलाम, Q2 की वैल्यू 1 कुलाम, डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर हो गया। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 1 1 से कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब याद रखें, अगर 1 कुलाम के दो चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया गया तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक, कितनी बातें याद रखिए। लेकिन कुलाम्स लॉ को अगर मैं समराइज करूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, और इसका जो फार्मूला आया के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आया। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, एक चीज ध्यान से समझिएगा। अगर F की वैल्यू Q1 और Q2 पर डिपेंड कर रही है और F की वैल्यू R पर डिपेंड कर रही है, इस बात का ये मतलब है कि अगर आप इन वैल्यूज को चेंज करेंगे तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, उससे उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी घटेगी या बढ़ेगी। सपोज दैट समझते हैं हम इसको कि एक चार्ज Q है और दूसरा भी चार्ज Q है और दोनों भी R डिस्टेंस पर रखे हैं, केस 1। तो
तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बेसिक बात है। अब अगर इसमें इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अब इस सिस्टम में ये कुछ चेंज लाना चाहता है। क्या चेंज लाना चाहता है? चार्ज की वैल्यू को वही रखता है, क्यू ही क्यू, दोनों क्यू है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस को वो क्या कर दिया, r/2 कर दिया। तो जो नया फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं उसको एफ डैश बोल देता हूँ, यहाँ भी लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ, क्यू के Q1 दैट मीन्स Q, Q2 मीन्स दूसरा चार्ज, उसकी भी वैल्यू Q। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है नीचे, लेकिन इस बार डिस्टेंस r नहीं है, क्या है, r/2 का होल स्क्वायर है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला गया, तो कितना आया, 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो के क्यू इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, यही तो पुराने फोर्स की वैल्यू थी। तो अगर मैं इसकी जगह पे एफ लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 4f। इसका मतलब जो बाद वाला फोर्स हुआ वो 4 गुना हो गया पहले वाले फोर्स का, 4 टाइम्स हो गया, बढ़ गया वो। डिस्टेंस को आधा करने पे, डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा, आधा करने पे 4 गुना बढ़ गया। अगर यही मैं r/3 करता तो 9 गुना बढ़ जाता, r/6 करता तो 36 टाइम्स हो जाता, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप? डिस्टेंस को कम करने से क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल ऐसे है कि अगर मान लीजिए फिर से इस सिस्टम, ये है फर्स्ट सिस्टम, अगर मैं इसमें ऐसे चेंज करूं कि मैं इस चार्ज की वैल्यू को q/2 कर दूं और अगले चार्ज की वैल्यू को q/2 कर दूं, चार्ज को चेंज कर दिया, जो q था उसको q/2 कर दिया, और उसके बीच की जो डिस्टेंस r थी उसको बढ़ा के 2r कर दिया, उसको बढ़ा के क्या कर दिया, तो चार्जेस को भी कम किया, चार्जेस कम करने से फोर्स कम होगा, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस को भी बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स कम होगा। तो अभी अगर आपका फोर्स निकालें तो क्या आएगा, कि Q1 की जगह क्या लिखेंगे, q/2, Q2 की जगह क्या लिखेंगे, q/2, और इसके डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 2r का होल स्क्वायर। और अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कि q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाई 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को मैं f लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा f/16, मतलब 1/16 हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इन सब इस ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स इतना है, और अगर मैं चार्जेस की वैल्यू को कुछ घटा दूं बढ़ा दूं, डिस्टेंस की वैल्यू को कुछ घटा दूं बढ़ा दूं, तो उस पाथ में फोर्स पहले वाले फोर्स का कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखें। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, और आज का ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, उसमें इसका बहुत यूज है। देखिए अभी जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उससे हम केवल उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसका वेक्टर फॉर्म्स पढ़ना जरूरी है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लास 11th का जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखना होगा। मैं आपको छोटा सा एक इसमें इसको बताने से पहले आपको वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता होगा, उसको मैं बताता हूँ। जैसे सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ए बी वेक्टर ए है, ए बी वेक्टर ए है और बी सी वेक्टर बी है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की वो इन दोनों का सम बताती है। ये जो तीसरी साइड है वो ए प्लस बी को बताती है, याद रखें, तीसरी साइड और अपोजिट डायरेक्शन। अगली बात समझिए, अभी आप समझ जाएंगे। सपोज दैट ये P है और ये Q है, तो ये क्या बताएगा, ये P प्लस Q को बताएगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q को बताएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये वेक्टर R1 है और ये वेक्टर R2 है और ये वेक्टर R21 है, तो आप ऐसे चले ऐसे, और ये अपोजिट है, तो R1 प्लस R21 इक्वल टू क्या होगा, R2 के होगा। ध्यान से सुनिए, R1 इधर गया और R21 इधर आया,
इन दोनों का जो प्लस होगा वो तीसरे साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसके इक्वल होगा, R2 के इक्वल होगा। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको जरूर जानते रहिए आप, इसका यूज होगा यहाँ पर। अभी देखते हैं, अभी आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट है, सपोज दैट दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक चार्ज है, एक चार्ज है, उसका पोजीशन वेक्टर, ये चार्ज q1 है और उसका पोजीशन वेक्टर है यहाँ से वेक्टर r1। दूसरा चार्ज है q2, उसका पोजीशन ओरिजिन से है वेक्टर r2, वेक्टर r1 और यहाँ है वेक्टर r2। ठीक है, अब मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है। दोनों चार्जेस के बीच का अगर आपको फोर्स निकालना है तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यस और नो, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर मैं ये पॉइंट O है और इसको A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं कह दूंगा R21। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये 2 है, दूसरे पॉइंट का चार्ज पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में कितना है, वेक्टर R21। ठीक है, अब एक ट्रिक मैं बताता हूँ। वेक्टर R21 अगर आपको निकालना है, अगर आप वेक्टर R21 निकालना चाहते हैं, सिंपल सा करिए, वेक्टर R21 इक्वल टू होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, दो में से एक को माइनस कर दीजिए। जैसे आपको ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए कर सकते हैं। जैसे देखो ये आया कैसे, ट्रायंगल लगाते हैं, R1 इधर जा रहा है, R2 इधर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये जो तीसरा जा रहा है ये इसको क्या करेगा, रिजल्टेंट को बताएगा। इसका मतलब वी कैन से दैट R1 वेक्टर R1 प्लस R21 वेक्टर R21, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर R2। तो यहां से R21 क्या आएगा, R21 क्या आ जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यस और नो। इसका मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम इस वेक्टर से, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। ओके, अभी सुनो, मान लो दोनों पॉजिटिव है, Q1 और Q2 दोनों क्या है, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना है। तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस साइड में ऐसे रिपेल करेगा। इस फोर्स को हम लोग कहेंगे F, किस पर लग रहा है, दूसरे पर, कौन लगा रहा है, पहला, तो ये F21 कहेंगे। और इस पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, रिपेल ये भी करेगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, और इसकी वैल्यू होगी F कहाँ पर, 1 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, F12। इसका मतलब F21 की डायरेक्शन ये है और F12 की डायरेक्शन वो है। अब अगर मुझे F12 लिखना है, सबसे पहले मैं F21 लिखता हूँ, F21 क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 का होल स्क्वायर, क्योंकि F21 इधर जा रहा है तो यही तो R21 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R21 का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या किधर है, वेक्टर R21 की तरफ है, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ लिख देंगे R21 कैप, क्या लिख देंगे, R21 कैप। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, देखो अगर आपको F21 लिखना है, फिर से देखो, अगर आपको F21 लिखना है तो आप Q1 इंटू Q2, और इस फिगर में आप F21 की डायरेक्शन देखिए, F21 की डायरेक्शन इधर है और इधर का वेक्टर क्या है, R21। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, R21 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे R21 कैप। R21 कैप ये बता रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन इसी R21 की ही डायरेक्शन में है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। और अगर आपको F12 लिखना है, अगर आपको F12 लिखना है, F12 तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। F12 की डायरेक्शन किधर है, R12 की तरफ, इधर इसके अपोजिट है। F12 की डायरेक्शन R21 की क्या है, अपोजिट है। तो अगर आप यहाँ R21 स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, R12 कैप, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, R12 कैप लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन उसके अगर आप यहाँ R21 लिखेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
Q1 इंटू Q2 R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, बट यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म रटने की जरूरत नहीं है, रटेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर दोनों चार्जेस की डायरेक्शन नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो इस तरीके का बनेगा। अगर नेक्स्ट में समझिए, अभी समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। अगर ये Q1 है और ये Q2 है, इस बार ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, ये R1 है और ये वेक्टर R2 है, तो ये बताइए इस बार Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब F21 की डायरेक्शन ये होगी और F12 की डायरेक्शन ये होगी। बात समझ पा रहे हैं आप? तो अगर आप F21 लिखेंगे, अगर अब आप F21 लिखेंगे तो क्या आएगा, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई F21 की डायरेक्शन इधर है और ये क्या होगा, एक्चुअली इस वेक्टर का नाम होगा R21 वेक्टर। तो अगर आप इधर जाते थे तो R21 लिखते थे, लेकिन एक बार आप इधर आ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, R12 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे R12 कैप। इसका मतलब इस बार अगली बार F21 की डायरेक्शन इधर थी, कुछ बच्चे रट लेते हैं जब यहाँ 21 रहेगा तो यहाँ भी 21 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी होगा जब वो रिपेल कर रहा है, यहाँ वो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर F21 इधर लग रहा है तो इधर वाला ही वेक्टर लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर ये R1 है और ये R2 है तो ये वेक्टर जो होता है ये R21 होता है। ओके, 0.2 ये 0.1 है, मान लो R21 मतलब पोजीशन ऑफ 0.2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर आप इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये R21 है, तो इसके अपोजिट आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसका, जैसे जैसे वो नेचर बदलेगा वेक्टर फॉर्म उसी हिसाब से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर F21 लिखने के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ 1 2 लिया, क्योंकि यहाँ पर F1 की डायरेक्शन किधर है, 1 की तरफ है, दूसरे 1 की तरफ है, तो यहाँ 1 2 लिखेंगे। पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, फिर से समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आप पहले नेचर समझ लीजिए चार्जेस का क्या है, उस हिसाब से लिखिए। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये 1 है ये 2 है और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। ये क्या है, F21 है और ये किधर है, R21 की तरफ, ये दिस इज वेक्टर R21, और ये F12 है, ये 1 2 की तरफ है। लेकिन अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये 1 है ये 2 है, तो इस बार F21 की डायरेक्शन किधर होगी, R12 की तरफ होगी, क्योंकि ये वेक्टर R12 है और ये वाला R21 है। वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। तो ये है कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, याद रखिएगा इसको। एक बार फाइनली मैं इसको समराइज करता हूँ। अगर आपको कभी लिखने को आ गया एग्जाम में, ओरिजिन लीजिए, यहाँ Q1 यहाँ Q2 दोनों सेम चार्ज ले लीजिए। अगर ये R1 है ये R2 है तो ये क्या होगा, R21 होगा। F21 की डायरेक्शन इधर होगी, F12 की डायरेक्शन इधर होगी। F21 लिखना है अगर आपको तो ध्यान से देखिए कि Q1 इंटू Q2, F21 की डायरेक्शन इधर है और इधर R21 की डायरेक्शन है, तो दिस विल बिकम व्हाट, R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप। R21 कैप इज यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है। R21 कैप का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R21। याद रखिए क्लास 11th का ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसी तरीके से आप F12 लिखेंगे तो यहाँ 1 2 आ जाएगा, लेकिन चार्ज का नेचर सेम होगा, तो बस उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। यहाँ R21 की वैल्यू सेम आएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। ओके, इसका अगला टॉपिक हमारा है सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसे अगर किसी सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, ऐसा कोई चीज़ है, यहाँ Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, और इस चार्जेस पर फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो इस चार्जेस पर ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन आप इस क्लास में कम से कम इतना समझ लीजिए कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आपने फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, इस फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर वेक्टर A क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B क्या है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल।
तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तभी तो आप रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। और आप इस क्लास 12th के इस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अक्सर जैसे दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी एफ और एफ, और वो 90 डिग्री पर फंक्शन कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इमेजिन करो यहाँ एफ रखा एफ स्क्वायर, यहाँ रखा एफ स्क्वायर 2f², और ये cos 90 जीरो हो गया, तो बचा क्या, रूट में 2f², एफ बाहर आ गया, तो ये रिजल्टेंट क्या बचेगा, f√2। आज के बाद याद रखें, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, f√2 आएगा। अगर दोनों वेक्टर 0 डिग्री पर काम कर रहे हैं, 0 डिग्री का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ लिखेंगे f² प्लस 2 इंटू एफ, और cos 0 की वैल्यू हो गई 1, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हो गया f² प्लस 2 इंटू एफ, मतलब वो क्या हो जाएगा f², 2f², 4f² बाहर आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा जुड़ जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2f हो जाएगा। अपोजिट रहता है तो माइनस हो जाता है सीधा सीधा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लेते हैं, जैसे 90 डिग्री का याद हो गया, f और f अगर 90 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा, f√2, ये काम आएगा आगे सुपरपोजिशन थ्योरम में। अगर f और f, अगर दो फोर्स, एक फोर्स f और दूसरा फोर्स f एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर काम कर रहे हैं, कितने पर, 60 पर, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, इसको मैं अगर f डैश कह दूं या fr कह दूं, तो रिजल्टेंट फोर्स उसी फार्मूले से आएगा, कैसे, रूट f² मतलब a² प्लस b² प्लस 2 इंटू एफ इंटू cos 60 हो जाएगा थीटा की जगह, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से कैंसिल हो गया, f 3f हो गया, तो 3f², f बाहर आ गया तो आया क्या, f√3। इसका मतलब अगर दो इक्वल फोर्स, लेकिन ये तभी के फार्मूले एप्लीकेबल है जब दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम हो, दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पर फंक्शन कर रहे हो तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू f√3 होती है। ये बात भी आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, डायरेक्टली याद रहेगी तो एग्जाम्स में आप कर ले जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे वहां पर डायरेक्टली किया हुआ है वो। अगर अगला क्या हो सकता है, अगर 120 डिग्री पर काम कर रहा हूँ, ये एफ है और इस बार एफ ऐसा कुछ हो जाए और इनके बीच का एंगल कितना हो जाए 120 डिग्री, तो यहाँ पर रखिए f², 2f², फिर 2 इंटू एफ 2f² और cos 120 की वैल्यू होगी -1/2, तो कट जाएगा। तो यहाँ से जो एफ आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से देखो, f² प्लस f² प्लस 2f² मतलब 2af इंटू एफ, और उसकी cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, एक एफ से कैंसिल हो गया, तो एफ आर की वैल्यू क्या आती है, एफ के बराबर आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरूर याद रखिए कि जब दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर फंक्शन करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों में से किसी एक के इक्वल ही आता है। जैसे अगर ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो फोर्स 120 डिग्री पर फंक्शन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 न्यूटन ही आएगा। तो अगर ये सब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, यहाँ से अगर बोर्ड में एग्जाम में आने वाली बात है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा जाता है और वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ पूछा जाता है। लेकिन ये सब जो हमने सीखा है सुपरपोजिशन थ्योरम से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट f√2 सेम है तो सबको पता ऐड हो जाता है, 60 डिग्री पर है तो f√3 आता है, और 120 डिग्री पर है तो f ही आता है। f और f अगर 120 डिग्री पर फंक्शन कर रहे हैं तो रिजल्ट f ही आता है। इन सब बातों को याद रखिए। अगली क्लास में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैसे हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फार्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट एंड ऑन पॉइंट, बहुत सारी टॉपिक्स हम लोग आगे इसमें स्टडी करेंगे। तो आपको इस लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इसलिए बहुत बेसिक पर बात की गई है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत एडवांस टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को बेस बनाते हुए हम लोग जो एक्सपेक्टेड एग्जाम्स हैं उसमें आने वाले न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस क्लास में, और जो है वीडियो को पूरा ही देखना है आपको, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप कमेंट करिए जो आप पढ़ना चाहते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।